वक्त हो गया है दृश्यम का। आज का दृश्यम एक ऐसी दुनिया से जुड़ा है जिसका अब कोई वजूद नहीं रहा, लेकिन बार बार वो अपने होने का एहसास कराता है। बियाबान इलाके में पत्थरों का एक गांव, जहां की आकृतियां आज भी लोगों को चौंकाती हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। दावा यह है कि आधी रात के वक्त वहां कुछ पत्थरों में जान आ जाती है, कुछ अजीब हलचल होती है, कुछ आवाजें आती हैं। फिर सामने आता है एक ऐसा दृश्यम जो इंसान के दिमाग को हिलाकर रख देता है। तो चलिए हमारे साथ एक ऐसे दृश्यम की खोज में जहां पहुंचने के साथ उसे समझना बहुत मुश्किल है। ये जंगल है। बेरहम, बर्बर, हर तरफ खौफ का मंजर। डरे तो फंसे। यहाँ फिसलन बहुत ज्यादा है। इसकी मांद से निकलने के लिए लड़ना पड़ता है। कोशिश आगे भी जारी है, देखते हैं हमें आगे। जंगल की इस बात को लेकर चौंकाता है। मुश्किलों से जूझना पड़ता है। जूझते, हम फंस चुके हैं। ये कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। लड़ते, हर हालात से भिड़के। रास्ते में तमाम ऐसी अड़चनें आ रही हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कहती हुई नजर आए कि आप आगे मत बढ़िए। जंगल में हमें खोजना है एक वीरान नगर जो कभी जिंदा था, आज पत्थरों में समा चुका है। जहां एक अविश्वसनीय दृश्यम का दावा होता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने हमें बताया, पत्थरों के उस नगर में उनके देवता आते हैं। आधी रात को नृत्य करते हैं। कोई आवाज अचानक से आ रही है, कुछ बाजा वाजा बज रहा है ना? बियाबान जंगल से ढोल और बाजों की आवाजें सुनाई देती हैं। पेड़ झूमने लगते हैं। जंगली जानवर वहां खींचे चले आते हैं। इस दावे पर शायद ही कोई भरोसा करे, लेकिन मामला आदिवासियों से जुड़ा था, जिनके जीवन के एक बड़े हिस्से से आज भी दुनिया अनजान है। सोचा एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, शायद कुछ नया देखने को मिल जाए। उस दृश्यम की खोज के लिए हमें छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर तक जाना था,
बीजापुर में उसूर से आगे दंडकारण्य के खतरनाक जंगल में। बीजापुर में हम सीधे वन अधिकारी से मिलने गए। इलाके से जुड़ी कई जानकारियां लेनी थीं, जो गांव से मिलना मुश्किल था। वन अधिकारी को जैसे ही हमने मंजिल का नाम बताया, वो चौंक पड़े। कार्निवोर्स में लेपर्ड भी है, कुछ कुछ एरियाज में टाइगर, भालू और इसके साथ बहुत सारे रेप्टाइल्स भी है, स्नेक वेराइटीज जो कभी कभी रेयर स्पीशीज भी मिलता है वहाँ पर। ये सभी सारे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो ज़्यादा पैमाने वहाँ पर होते हैं। यहां पता चला कि पत्थर की उस दुनिया में कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो हैरत में डाल देती हैं। अगर जंगल की बाधाओं को पार कर लिया जाए तो वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हम तो कुछ और ठान कर निकले थे। जंगल के उस अद्भुत दृश्यम को हर कीमत पर दुनिया के सामने लाना है। लेकिन सफर के आगाज ने अंजाम का इशारा कर दिया था। ये देख रहे हैं आप, ये शायद रास्ता हुआ करता था, लेकिन इस नाले में बहाव की वजह से यहाँ रोड बह गई है और अब इस गांव के आगे हमें पदयात्रा शुरू करनी पड़ेगी, यानी पैदल चलना। तो हम शुरू करते हैं अपना सफर यहाँ से, क्योंकि आगे हमें कहाँ तक चलना है, कब तक चलना है, ये हम भी नहीं जानते। तो आइए साथ बढ़ते हैं। हमें किधर जाना था, कितनी दूर चलना था, कुछ पता नहीं था। बस इतना जानते थे, पत्थरों की वो नगरी सामने दंडकारण्य के उस जंगल में है, जिसके ओर छोर का आज तक कुछ पता नहीं चला। हमें काफी ऊपर चढ़ना है। इस चोटी के पार एक दूसरा पर्वत है, उस पर्वत पर बताया जा रहा है कि वो शहर मौजूद है जिसे पत्थरों का शहर कह रहे हैं, जहां पर तमाम दैवीय बाजों की आवाज सुनाई देती है लोगों को। और हम आज वहीं पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचकर देखेंगे कि वहां से पूरा भारतवर्ष कैसा नजर आता है, कैसा होता है वहां का दृश्य। बढ़ते हैं। जंगल की पगडंडियों पर अकेले नहीं चल सकते। भटकने से बचने के लिए स्थानीय आदिवासी को साथ लेना पड़ेगा। ये इलाके का अंतिम गांव था। यहीं पर किसी को साथ चलने के लिए राजी करना था। गांव में सन्नाटा था। लोग किसी त्योहार में शरीक होने गए थे। तभी एक नौजवान दिखा। जब हमने उसे पत्थर के शहर तक साथ चलने के लिए कहा तो मुश्किलें गिनाने लगा। आप यहाँ से निकलेंगे, घना जंगल है, बहुत बहुत बड़ा जंगल है। जितना आप सोच रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है यहाँ जाना। बहुत घना जंगल है। यहाँ से आप निकल जाएंगे तो दूसरे रास्ते में भटक जाएंगे। तो ये आप सोचिए कि अभी अगर बिना लोकल बंदे के आप जा रहे हैं तो आपका वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल। तो आप तो यहीं के हैं ना, आप हमारे साथ, मैं तो यहीं का हूँ। आप हमारे साथ चल सकें अगर? नहीं, मेरे को तो बहुत काम है अभी फिलहाल। थोड़ा मनाया, थोड़ी गुजारिश की तो सुनील नाम का ये नौजवान
तैयार हो गया, कुछ सामान लेने घर चला गया। बारिश शुरू हो गई। ये अच्छा संकेत नहीं था। थोड़ी निराशा हुई, फिर भी हम तैयार थे। सुनील जब लौटा तो कंधे पर बैग, एक हाथ में रेनकोट और दूसरे हाथ में एक कटार थी। ये जो बारिश होगी तो बारिश से बचने के लिए छोटा सा व्यवस्था है, और साथ में बैग है। बैग में कुछ ज़रूरतमंद सामग्री लेकर चलना। और इसकी क्या जरूरत? ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि घना जंगल है, जंगली जानवरों का खौफ बहुत है। कभी भी हो सकता है कि कोई जानवर से हमारा आमना सामना हो, तो उससे बचने के लिए ये है। साथ ही घना जंगल है तो उसमें लकड़ी बनाना, लकड़ी काटना, सारी चीज़ें इससे। अच्छा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। चलिए फिर देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। छोटी तैयारी के साथ बड़ा मकसद लेकर हम देश के सबसे घने जंगल में घुस गए। जिस दृश्यम की तलाश में हम निकले थे, वहां जाने की मशक्कत पहले भी हो चुकी है। लेकिन जंगल की भूल भुलैया में उलझकर लोगों ने वापस लौटना ही मुनासिब समझा। कुछ पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन इनकी संख्या गिनी चुनी है। जंगल को पार करना कोई हंसी खेल नहीं। ये लकड़ी मेरे लिए छड़ी की तरह काम कर सकती है। दरअसल पूरे ट्रैक में जब फिसलन है तो छोटे छोटे सहारे भी काफी बड़े साबित होते हैं। तो इस सहारे के साथ अब आगे बढ़ जाए। दंडकारण्य पौराणिक जंगल है। त्रेता युग में इसे दंडक वन कहते थे। श्री राम ने वनवास का लंबा वक्त यहां गुजारा था। पूरे इलाके में पौराणिक कथाओं के निशान मिलने का दावा किया जाता है। फिलहाल तो यहां जंगली जानवरों का राज है। तभी एक खोह दिखी। हम सतर्क हो गए। जंगल में गूगल मैप भी काम नहीं करता। सुनील को दिशा पता थी, लेकिन रास्तों से यह भी अनजान था। वैसे भी जंगल के रास्ते हमेशा एक जैसे कहां रहते हैं। पेड़ और पगडंडियों का रुख बदलता रहता है, लेकिन सफर के पड़ाव की हमें पूरी जानकारी थी। जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर एक झरना है। झरने के सामने एक पहाड़ मिलेगा। पहाड़ की दूसरी तरफ ही पत्थरों का गांव है, जिसे लोग दैवीय बताते हैं, जहां रात में संगीत सुनने का दावा किया जाता है। रास्ते की जानकारी होने से जंगल के खतरे कम नहीं होते। आगे के रास्ते पर मिट्टी बुरी तरह खुदी हुई मिली। शायद कुछ देर पहले जंगली सूअर और भालू यहां भोजन की तलाश में आए थे। ये भालू या जंगली सूअर का बनाया गड्ढा है क्या है?
हाँ बिल्कुल सही हो आप। ये जो निशान है ना, ये जंगली सुअर ने बनाया है। वो जानवर अभी भी आसपास ही थे। हम सरपट भागे। जिसको जिधर रास्ता दिखा उधर दौड़ा। ऐसे हालात में एक पेड़ ही सुरक्षित जगह होती है। हम कुछ देर पेड़ पर बैठे रहे। अभी कुछ देर इस पेड़ पर चढ़ने के बाद हम यहीं बैठेंगे। नीचे जिस तरीके से हमें भालू और जंगली सुअर के निशान देखने को मिले, सांप बिच्छुओं का खतरा जितना बढ़ता जा रहा है, सबसे महफूज जगह फिलहाल यही है। यहाँ ज़्यादा वक्त हम नहीं गुजारेंगे क्योंकि एक बार फिर से हमारे ऊपर आप देख रहे हैं रोशनी कम होती जा रही है। यानी जल्द से जल्द हमें अपने ठिकाने पर पहुंचना है, जहां कम से कम हम रात को सुरक्षित महसूस कर सकें। जंगल से जानवरों की आवाज बंद हो गई। खतरा टल चुका था। पता नहीं सुनील कहां छिपा था। सुनील! सुनील! कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। आशंका से दिल घबरा रहा था। तभी सामने से सुनील आता दिखाई दिया। हमने राहत की सांस ली। भागदौड़ ने सबको थका दिया था। खाने के लिए हम जंगल के भरोसे थे। पानी खत्म हो चुका था और सबका गला सूख रहा था। जंगल में चलते 7 घंटे बीत चुके थे। भूख से हाल बेहाल था और पेट भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। ये जो बांस के झाड़ देख रहे हैं ना आप, मानसून के समय में यहाँ नए बांस उगते हैं। हाँ, उसे खाया जा सकता है। तो पहले ये देखेंगे कि कहाँ हुआ है नया, हाँ, ढूंढते हैं। बिल्कुल हमारे लिए अच्छी बात होगी। अगर ऐसे कोपले हमें मिल जाएं तो हम उसे खा लेंगे। दृश्यम की खोज हमें इस मोड़ तक लाएगी, ये कभी नहीं सोचा था। अब बांस खाकर काम चलाना होगा। ये तो बांस है। हाँ, लेकिन ये खाने योग्य है। इसको किस तरीके से खाएंगे? मैंने आज तक इसे खाया नहीं है।
इसको पका के खाया जाता है, हाँ, लेकिन अभी आग तो है नहीं यार पकाने का कोई साधन। तो एक सेकंड मुझे दिखाइए। देखिए ये आप कह सकते हैं इसमें कांटा भी आलू है। के लिए काटे हैं। ये देखिए खून निकल आया। आसानी से। क्या इसके अंदर की चीज खाते हैं? हाँ अंदर की चीज़। आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि जंगल में बांस जिसे घास कहा जाता है या वनस्पति में जिसको काउंट किया जाता है, उसे आप खाकर अपनी प्यास और भूख मिटा सकें। अभी पूरी तरीके से छिल चुका है, ये कड़वा है। बांस की कोपल खाकर हम फिर मंजिल की ओर बढ़ चले। रास्ते में तमाम ऐसी अड़चनें आ रही हैं जो आपको ऐसा लग रहा है, आप कहती हुई नजर आए कि आप आगे मत बढ़िए, आगे खतरा और ज्यादा होने वाला है। रणनीति के मुताबिक पहले हमें ऊंची जगह पर पहुंचना था। वहां झरना मिलेगा, झरने के सामने की चोटी पार करनी होगी, जिसके आगे होगा पत्थरों का वो नगर। हम मंजिल के पहले पड़ाव के करीब थे। आवाज से लग रहा था जरूर कोई बड़ा झरना आसपास ही है। फिर कुछ मिनट की चढ़ाई के बाद एक शानदार नजारा हमारे सामने था। यह झरना बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। भव्य, विशाल। ऐसा झरना हमने पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार अब हम उस झरने की टॉप पर पहुंच चुके हैं। गहरी खाई नीचे, इसे पार करके यहाँ पहुंचना आसान नहीं था। फिलहाल ये भी आपके लिए दृश्यम है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक वाटरफॉल है और यूं कहिए कि पूरे भारतवर्ष में इस जैसा वाटरफॉल शायद आपको कम ही देखने को मिलेगा। इसका नाम है नीलम सराई। इसकी गिनती भारतवर्ष के ऊंचे झरनों में होती है। ,200 मीटर ऊंचाई, 90 मीटर चौड़ाई, पानी का शोर इतना कि 3 किलोमीटर दूर से गूंजने लगता है। ये झील उन लोगों के लिए दृश्यम है जो मुश्किलों की वजह से यहां नहीं पहुंच पाते। इस नजारे ने हमारे कदमों को कुछ देर रोक लिया। लेकिन मंजिल तक भी पहुंचना था और वो अभी भी एक चोटी की दूरी पर थी। खतरों से खेले बगैर कोई खोज नहीं होती। मुश्किलों को झेले बिना मंजिल नहीं मिलती। ओह, देखकर। और हम तो एक ऐसी जगह की खोज में निकले थे जिसका नाता देवताओं से है।
रात में वाद्य यंत्रों की आवाज सुनने का दावा किया जाता है। कहते हैं उस पूरे इलाके में शिलाओं की अजीबोगरीब आकृतियां भी हैं, जो एक पुराने नगर के अवशेष जैसे लगते हैं। चंद घंटे बाद हम दंडकारण्य जंगल के उस इलाके में थे जिसे पत्थरों का शहर कहा जाता है। एक से बड़ी एक चट्टानें, कुछ टूटी फूटी हालत में, तो कुछ आसमान को चूमती हुई। पत्थरों पर कटाव के निशान कुछ और ही बयां करते हैं। सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आखिर ये कौन सी जगह है? चारों तरफ पत्थरों से घिरे हुए हैं हम, और ये जो पत्थर हैं अलग अलग आकार में हमें नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम स्टोन एज में आ चुके हैं, यानी कि हर चीज़ यहाँ पत्थर की नज़र आ रही है। अलग बात ये है, मैं जब यहाँ ठोकता हूँ तो उसकी आवाज़ मुझे दूसरी जगह से सुनाई देती है। इको की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इल्यूजन आपको डराता भी है। इस जगह की एक खासियत हैरत में डालती है। यहाँ के पत्थर पूरे इलाके से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे पत्थर तो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ये जंगल में क्यों है, और सबसे बड़ी बात कब से है? यहाँ आने के बाद ये समझ नहीं आ रहा है कि हम पहुंचे किस जगह पर हैं। क्या पहले ये कभी किसी नदी का स्थान रहा होगा जहाँ से तेज प्रवाह में नदी बहा करती थी? क्योंकि ये काट जो पत्थरों की है, ये अपने आप में बता रही है कि पानी यहाँ ज़रूर बहता होगा। अब क्या ये समुद्र के भीतर रहने वाले पत्थरों के निशान है, क्योंकि उसके भीतर भी ऐसा रहता है? और अगर ऐसा है तो वो समुद्र अब कहाँ चला गया? क्योंकि अब तो ये इलाका पूरी तरीके से सूखा रहता है। क्या यहां कभी कोई बड़ी नदी या समुद्र था? क्या हम किसी युग के बड़े जलवायु परिवर्तन से जुड़े सबूतों को देख रहे थे? कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने की कभी कोशिश नहीं की गई। कुछ पत्थरों के आकार तो वाकई हैरत में डालते हैं। ये देखिए, पानी के जहाज जैसा। इस पर नजर डालिए, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की शक्ल का। एक तो पानी में डोलती नाव जैसा दिखता है। बहुत ही अजीब दुनिया है ये।
तो उसूर से 15 किलोमीटर की चढ़ाई हमने यूं तो चलकर तय की है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने ये सफ़र दरअसल टाइम मशीन में ट्रैवल किया है। क्यों लग रहा है? मेरे आगे पीछे चारों तरफ आप देखिए, आपको किस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि आप स्टोन एज में मौजूद हैं। हर चीज़ पत्थर की है। कहीं आपको हेलीकॉप्टर की आकृति नज़र आएगी, वो भी ऐसे पुराने हेलीकॉप्टर नहीं, अमेरिकी हेलीकॉप्टर जिसमें 2 पंखे होते हैं, उस तरीके की आकृति नज़र आएगी। कुछ जानवरों की, ये देख रहे हैं, तबले ऐसा लग रहा है रखे हुए हैं। कुछ अलग अलग आकृतियां पत्थर की बनी हुई नजर आ रही हैं। आदिवासियों के मुताबिक उनके देवता इस जगह के स्वामी हैं, जो आज भी यहां आते हैं। रात में रुकते हैं, नृत्य करते हैं, बाजे की आवाज भी सुनाई देती है। दावे की तरह ये जगह भी हैरत अंगेज है। ये सबसे बड़ी चट्टान हमें नजर आ रही है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा जहाज पत्थरों का डूब गया है और इसके टॉप पर हमें जाना होगा। यकीन मानिए तो हमें दावे पर पहले थोड़ा भी यकीन नहीं था, लेकिन इस जगह को देखने के बाद हम भी सोच में पड़ गए। तो क्या कोई शहर पत्थरों का हो सकता है जहां देवी देवता आज भी रात को उतरते हैं, नृत्य करते हैं, ढोल मंदिरा सारी चीजें बजती हैं? नामुमकिन लगता है। यही वजह है कि हम अपनी खोज में आगे बढ़े। जब आगे बढ़े हैं तब यहाँ पहुँचने के बाद आधी बात सही सी लगती है। ये हो सकता है कि आपकी इमेजिनेशन पर निर्भर करता हो, लेकिन जब इस जगह पर आप पहुँचते हैं जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो आधी बात इस तरीके से सच सही साबित हो रही है कि पत्थरों की तमाम कलाकृतियाँ आपको नजर आएंगी, तमाम आकृतियाँ नजर आएंगी, जो अपने आप में किसी बिल्डिंग की तरह कभी नजर आती है, कभी एक शिप की तरह नजर आती है, तो कभी किसी और आकृति में नजर आती है। क्या वाकई यहाँ देवता आते हैं? रात में नाच गाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब दावे को परखने का वक्त था। आज की रात हम इन चट्टानों के बीच गुजारेंगे। रात हो रही है तो जरूरी है कि हम जल्द से जल्द अपना आशियाना तैयार करें, जिस पे आज रात हम ठहर कर इंतजार कर सकें उस आवाज का। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी थोड़ा आराम करने का वक्त था। पानी से पैर गल चुके थे। थकान से शरीर टूट रहा था। भूख ने हाल बेहाल कर रखा था। अब केवल भोजन का इंतजार था। तो चावल तो तैयार हो चुका है और आज इसका जो स्वाद है वो बाकी दिनों से कुछ ज़्यादा हमें नज़र आएगा। जाहिर तौर पर सुबह से जब आप भूखे रहें, जंगल में आप बांस के कोपले खाकर जब पहुँचें और सिर्फ पानी पीकर आप पेट भरें, तब आपको इसके स्वाद की अहमियत पता लगती है। फ़िलहाल जो प्लेट है ये बेहद खूबसूरत प्लेट है। दरअसल इसे कल्ले की पत्तियाँ कहते हैं। स्थानीय भाषा में इस पेड़ को कल्ले कहा जाता है, जिसकी ये पत्तियां हैं। देखने में ये बिल्कुल आपको केले की पत्ती की तरह नज़र आएंगी। और अच्छी बात यह है कि स्थानीय लोग इसमें ही कुछ इस तरीके से खाना खाते हैं। खाने के बाद हम काम में जुट गए। हर तरफ निगाह थी। देखते हैं रात में क्या होता है। कि यहाँ पर आप जब रात को मौजूद होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई नृत्य वाली ध्वनि यहाँ पर आपको सुनाई देगी। पेड़ पौधे भी झूमते नजर आते हैं, जानवर भी होते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको सच बताऊँ, मुझे फिलहाल कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हाँ, नदी की आवाज़ आपको यहाँ बीच बीच में सुनाई देती रहेगी,
इसके अलावा हो सकता है कि जो पत्थर हैं इनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगा हो कि ध्वनि आवाज़ सुनाई दे रही है बाजों की, गाजों की। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं देवताओं के आने की आवाज आधी रात को सुनाई देती है, जिसमें अभी वक्त था तभी मौसम खराब होने के संकेत मिलने लगे। सोचा टेंट में थोड़ा आराम कर लेते हैं। बिजली कड़कने की तेज आवाज ने चौंका दिया। हम टेंट से निकले तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। कोई आवाज़ मुझे सुनाई दी है यहाँ पर। इस तरफ किस तरफ? इस तरफ। कोई आवाज़ हमें अचानक से सुनाई पड़ी है, और सुनील आपको भी अगर सुनाई पड़ी हो तो इस तरीके से जैसे मांदर की थाप हो। हाँ, आवाज तो आ रही है। ये तो नहीं दे रही। ये किस तरफ से है? एक समय इधर आ रही है, दूसरी तरफ इधर। हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नीचे की ओर जाना पड़ेगा। बारिश हो रही है तो सामान के साथ ही हम निकलेंगे ताकि हम सुरक्षित पहुंच सके। देर रात जंगल में यह आवाज आखिर कहां से आ रही थी? कोई आवाज अचानक से आ रही है, कुछ बाजा वाजा बज रहा है ना? लग रहा था दूर कहीं ढोल बज रहा था। फिर से रह कर ये आवाज आ रही है। आ रही। तो सुनाई दे रहा है सुनो। हवा से पेड़ भी झूम रहे थे। रह कर ये आवाज आ रही है। आ रही। यह सब क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आया। नजारा तो दावे के मुताबिक था। यहाँ आवाज सुनाई देती है, हमें भी कोई थाप सुनाई दी है। आप सुनने की कोशिश करिए, अजय कैमरेस खोल देना। क्या लोगों को आवाज सुनाई देती है? आवाज तेज होती जा रही थी। हम खुद को रोक नहीं पाए। हमें जाना होगा। तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। क्या पता हमें वाकई कुछ मिल जाए। जो तलाश हम कर रहे थे, जो दृश्य हम आपको दिखाना चाह रहे थे, पूरे भारतवर्ष को दिखाना चाह रहे थे, शायद वो हमारे बेहद करीब है। हम आवाज की तरफ खिंचते चले जा रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे थाप की आवाज किधर से आ रही थी। आधी रात घने जंगल में अनजान आवाज की तरफ कदम अपने आप बढ़ रहे थे। अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं था, बस किसी तरह हमें इस पहेली को सुलझाना था। कभी पेड़ों की आड़ लेते, कभी झाड़ियों में छुप जाते, अब आवाज के बेहद करीब थे। रोमांच अपने चरम पर था। जैसे ही हमने झाड़ियों से झांका, सिर से पांव तक कांप गए। अंधेरे में कुछ साए नृत्य करते दिखे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जंगल में एक साथ कई साए मंडरा रहे थे। गौर से देखा, ये कुछ आदिवासी थे, शायद अपना कोई उत्सव मना रहे थे। आग के चारों ओर
मांदर की थाप पर झूम रहे थे। अब हम क्या करें, आगे बढ़ें या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन इनकी ये नृत्य बहुत अद्भुत है, वाकई सबसे अलग। ऐसा लग रहा है कि ये किसी बात का जश्न मना रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। क्या हमको जाना चाहिए वहाँ? नहीं सुनिए, मुझे लगता है कि ये खतरनाक होगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वो हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। हमारे दखल से इनके जश्न में खलल पड़ सकती थी, लेकिन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानने की दिलचस्पी भी थी। तभी आदिवासियों में से एक नौजवान हमारी तरफ आता दिखा। हम पीछे हटे, लेकिन उसने आवाज देकर रोका। सुनील को याद है? नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। क्या चुप चुप के देख रहे हो? हम सिर्फ आपका नृत्य देख रहे हैं, आपका डांस देख रहे हैं। ये क्या गाँव वाले, क्या पूरा जंगल पेड़ पौधे जानवर सब नाचता है। अभी रात को, रोज रात? आओ तो अभी भी जानवर नाच रहे होंगे। जाके देखो। किस तरफ जाएं हम? किधर भी जाओ। नौजवान ने बताया, ये हर हफ्ते ऐसे ही नृत्य करते हैं, जिसकी आवाज सुनकर जंगल के जानवर भी खींचे चले आते हैं। हमें यकीन नहीं हुआ, आसपास निगाहें दौड़ाई, उस जगह से अलग हुए। तभी अंधेरे में कुछ आंखें चमकती हुई दिखी। वो देखो, जंगली जानवर। शांत रहना, उन्हें ज्यादा लाइट भी नहीं दिखा सकते। आगे बढ़े तो तस्वीर पूरी साफ हुई। ये हिरन लग रहा है, ये स्पॉटेड हिरन। शांत रहना सुनिए, तो ये झुंड में है। हिरनों का झुंड वहीं पास में मंडरा रहा था। आमतौर पर जानवर रात में जंगल की हलचल से दूर रहते हैं, लेकिन ये हिरन आदिवासियों से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद थे। जंगल में आधी रात का ये मंजर पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक दावे के मुताबिक था। सामने नृत्य हो रहा था, लेकिन ये देवता नहीं, आदिवासी थे। हमने पता किया, आदिवासी इस खास परंपरा को सदियों से हर हफ्ते निभाते चले आ रहे हैं। पेड़ों के झूमने की वजह तूफान हो सकता है, और जंगल में जानवरों का दिखना कोई चौंकाने वाली बात नहीं। ये आवाजें रात में दूर तक सुनाई देती होंगी, जिसे लोग देवताओं से जोड़ देते होंगे। वैसे भी दंडकारण्य का नाता पौराणिक काल से है, लिहाजा लोग इस घटना को दैवीय मानकर जोड़ते चले गए होंगे। ये जंगल के बीच में पत्थरों की ये आकृतियां, आकृतियों के बीच रात में आदिवासी संस्कृति की ये झलक। यही हमारा दृश्यम था, जिसे हम दुनिया के सामने लाने में सफल रहे। दंडकारण्य जंगल की खाक छानने के बाद हम निकल पड़े एक नई खोज में। इस वादे के साथ, चुनौतियां ज्यादा हों या कम, खोज कर लाएंगे हम एक नया दृश्यम।